हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ अली के संग। जैसा कि सर्वविदित है कि इस निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत 18 मॉड्यूल्स का प्रशिक्षण किया जाना है। 18 प्रशिक्षण के पश्चात ऑनलाइन एक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो इन मॉड्यूल्स के अंतर्निहित सामग्री से ही ली जाएगी। उसको सरल करने के संदर्भ में हम आपके सामने निष्ठा प्रशिक्षण डायरी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं, जो मॉड्यूल नंबर 11 आपके सामने प्रस्तुत है। मॉड्यूल नंबर 11 शुरू करने से पहले हम मॉड्यूल नंबर 10 का पासवर्ड बताना चाहेंगे, जो हमने पीडीएफ बनाई थी। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और उसका पासवर्ड है 11 मतलब 11। अगर आप डालेंगे तो पीडीएफ खुल जाएगी, उससे आप सहायता ले सकते हैं। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और उसका पासवर्ड वीडियो के मध्य कहीं भी आपको बता दिया जाएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 की डायरी, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 के नोट्स, निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 के मुख्य बिंदु और भाषा का शिक्षा शास्त्र। भाषा का शिक्षा शास्त्र मॉड्यूल का शिक्षा का उद्देश्य क्या है, अथवा इस मॉड्यूल का निम्न उद्देश्य क्या हैं। भाषा के विभिन्न पक्षों को समझना, जैसे भाषा की प्रकृति, सीखने में भाषा की भूमिकाएं, संसद और कार्य नीति, बहुभाषिकता, शिक्षा नीति में भाषा, भारतीय संदर्भ में भाषा का शिक्षण के उद्देश्य। नंबर 2, शिक्षा को साक्षरता और भाषा सीखने के लिए एकीकृत कौशल दृष्टिकोण के साथ आकलन से परिचित कराना। 3, आकलन अलग अलग स्तरों के लिए सीखने के प्रतिफल और सीखने के प्रतिक्रिया के लिए योग्य बताने योग्य बनाना। 4, सामान्य सरोकारों की समझ बनाना, जैसे विद्यार्थी, जेंडर संबंधी मुद्दों, विशेष आवश्यकताओं समावेशी कक्षा, विद्यालय आधारित पूर्व व्यावसायिक शिक्षा और अन्य ऐसे मुद्दों को जानना। प्रश्न नंबर 2, इस मॉड्यूल की सामग्री की रूपरेखा क्या है। उत्तर है, सामग्री की रूपरेखा निम्नलिखित है। भाषा अधिगम और सीखने में भाषा की केंद्रीयता, भारतीय संदर्भ में भाषा सीखने सिखाने की स्थिति, भाषा में शिक्षा नीति, त्रिभाषा सूत्र और बहुभाषिकता। 2, पहली, दूसरी और तीसरी भाषा के संदर्भ में भाषा शिक्षण के उद्देश्य और सीखने के प्रतिफलों तक पहुंचना। 4, भाषा कौशल शिक्षण, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षा, शब्दावली और साहित्य मूल पाठ। 5, भाषा आकलन और उसकी प्रतिक्रिया, सतत आकलन और आकलन के परिणामों की रिपोर्टिंग। 6, जेंडर, विशेष आवश्यकताएं, बहुभाषिकता, विविधता और सीखने सिखाने के संदर्भ में समावेश जैसे राष्ट्रीय और शैक्षिक मुद्दों को संबोधित करना। प्रश्न नंबर 3 है जी का, भाषा का शिक्षा शास्त्र का एक परिचय दीजिए। भाषा का शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज, यह मॉड्यूल शिक्षक प्रशिक्षकों के साथ उन सभी लोगों के लिए लाभदायक है जो बच्चों के साथ काम करते हैं, जो बच्चों के भाषा विकास के लिए काम करते हैं। यह मॉड्यूल इस बारे में चर्चा करता है कि बच्चों की अलग अलग भाषिक क्षमताएं कौन सी हैं, मातृभाषा किस तरह से माध्यम बनती है, अन्य भाषा को समझने में। तो पूरा मॉड्यूल इस बारे में विस्तृत, गहन और रूप से चर्चा करता है कि भाषा क्या है, भाषा की कक्षा प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, एक भाषा शिक्षक के लिए कौन से दायित्व हम तय कर पा रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। भाषा सभी मनुष्य और समाज का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रत्येक बच्चा अपनी मातृभाषा, पहली भाषा, स्वाभाविक रूप से किसी गंभीर प्रयास के बिना सीख जाता है। इससे भाषा के सीखने के लिए मनुष्य और प्राकृतिक प्रवृत्ति विशेष प्रदर्शित होती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम औपचारिक या अनौपचारिक स्थितियों से और भाषाएं सीख जाते हैं।
ये सीख जाता है, सीख, ये सीख है। ये हम भाषा कैसे सीखते हैं? भाषा सीखने में ऐसी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जिनमें बच्चे स्पष्ट रूप से कार्यनीतियाँ बनाते हैं, जैसे अवलोकन, वर्गीकरण, अनुमान लगाना और उसका सत्यापन इत्यादि। शिक्षा में भाषा की भूमिका को पूरी तरह से समझने के लिए भाषा की प्रकृति, जीवन के समाज और अन्य पक्षों के साथ इससे इंटरफेस, भाषा सीखने के बारे में मान्यताओं और भाषा सीखने के लिए विद्यार्थी के प्रयासों को हम कैसे समर्थन दे सकते हैं, इन्हें जानना होगा। भारत जैसे कई देशों में कई भाषाएं प्रचलित हैं और एक विशेष भारतीय भाषा में बहुभाषी लोग मिल सकते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा सिर्फ घर से विद्यालय आते हैं और एक साथ या बाद में राज्य अथवा विद्यालय की भाषा सीखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, भाषा सीखने के उद्देश्य का अन्वेषण करना क्या है? अथवा भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या है? उत्तर है, भाषा सीखने सिखाने के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विकास करना ताकि वह जो सुनते हैं उसे समझ सकें, समझ के साथ पढ़ने की क्षमता विकसित करना, सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति का विकास करना, सुसंगत लेखन के कौशल को विकसित करना, विभिन्न प्रतिरोधों पर नियंत्रण कर पाना, बच्चों में रचनात्मकता विकास करना, संवेदनशीलता का विकास करना, जेंडर, पर्यावरण। प्रश्न नंबर 6 हमारा, सीखने के प्रतिफल प्राथमिक स्तर पर एक परिचय दीजिए। उत्तर है, बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, अपनी भाषा, अपने अनुभव और दुनिया को देखने का अपना नज़रिया आदि। उनकी इस भाषाई पूंजी का इस्तेमाल भाषा सीखने सिखाने के लिए किया जाना चाहिए। पहली बार विद्यालय में आने वाला बच्चा अनेक शब्दों के अर्थ और उनके प्रभाव से परिचित होता है। लिपिबद्ध चिन्ह और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ बच्चों के लिए अमूर्त होती हैं, इसलिए पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना ही चाहिए और किसी उद्देश्य के लिए होना चाहिए। यह जैसे कहानी सुनकर पढ़कर आनंद लेना भी हो सकता है। धीरे धीरे बच्चों में भाषा की लिपि से परिचित होने के बाद अपने परिवेश में उपलब्ध लिखित भाषा को पढ़ने समझने जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के मूल में बच्चों के बारे में अवधारणा है कि बच्चे दुनिया के बारे में, अपने समाज और ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के संबंध में यह बात जरूरी है कि बच्चे विभिन्न प्रकार के परिचित और अपरिचित संदर्भों के अनुसार बच्चा भाषा का सही प्रयोग कर सकें। वे सहज, कल्पनाशील, प्रभावशाली और व्यवस्थित ढंग से किस्म का लेखन कर सकें और वह भाषा को प्रभावी ढंग के बनाने के लिए सही शब्द का प्रयोग कर सकें। प्रश्न नंबर 7 है, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाएं क्या हैं? उत्तर है इसका, पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं को पूरे देश के बच्चों को ध्यान में रखकर प्रथम भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ने वाले दोनों तैयार किया गया है। कक्षा 1 से 5 तक। नंबर 1, दूसरों की बातों को रुचि के साथ और ध्यान से सुनना। नंबर 2, अपने अनुभव संसार और कल्पना संसार को बेझिझक और सहज ढंग से अभिव्यक्त करना। 3, सुनी और पढ़ी कहानियाँ, कविताओं को समझकर उन्हें अपने अनुभव से जोड़ना या उन्हें अपने शब्दों में कहना और लिखना। 4, लिपि चिन्हों को देखकर उनकी ध्वनियों को सुनकर और समझकर उनमें सह संबंध बनाते हुए लिखने का प्रयास करना। 5, चित्रों को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नंबर 6, अपनी कल्पना से कहानी, कविता आदि लिखना। 7, मनपसंद विषय का चुनाव करके लिखना। 8, नए शब्दों का चित्र शब्दकोश में देखना। 9, भाषा की कैसे संबंध होना तथा उनका प्रयोग करना। घर और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध बनाना। प्रश्न नंबर 7, पहली और तीसरी भाषा के रूप में भाषाएं सीखना क्या है?
जब हमारे बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो वे एक भाषा, अपनी मातृभाषा लेकर आते हैं। अरे उसे भाषा में और उस भाषा में किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। भाषा शिक्षकों के रूप में हमें पता होना चाहिए कि पहली भाषा सीखने को बढ़ाने के लिए और दूसरी और तीसरी भाषा सीखने में सहयोग करने के लिए बच्चों की भाषाई जागरूकता और ज्ञान का उपयोग कैसे करना है। बच्चे जिस भाषा के साथ कक्षा में आते हैं, हमें उस भाषा को सुदृढ़ करने की ज़रूरत होती है। मतलब जो उनकी मातृभाषा होती है उसी में उनको सिखाना चाहिए, उसको मजबूत करना चाहिए। मातृभाषा को सचेत प्रयास के बिना सीख जाता है तो क्योंकि यह भाषा विद्यार्थियों के आसपास में होती है, जबकि दूसरी या विदेशी या तीसरी भाषा किस शिक्षण अधिगम स्थितियों के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चा उसमें उस परिवेश में रहता है, सीख जाता है, जबकि अन्य भाषा जो होती हैं उनको नहीं सीख पाता है। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8, पहली, दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में शिक्षण अधिगम के लिए किन कार्य नीतियों में अलग अलग तरीके यानी प्रक्रियाओं की जरूरत होती है? उत्तर है इसका, भारत में गैर अंग्रेजी माध्यम अंग्रेजी भाषा का शिक्षण अधिगम या राज्य किसी भी भारतीय भाषा का शिक्षण अधिगम जहां वह भाषा का प्रमुख भाषा नहीं है, जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। दूसरी भाषा की स्थिति को इन संदर्भों में भाषा के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और फिर बच्चों को उत्तर भाषा कौशल की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है और दोनों स्थितियों में एक भाषा सीखने से दूसरे में लाभ पहुंचता है। यहाँ विशिष्ट भारतीय संदर्भ में दो दृष्टांत मिलते हैं जहाँ भारतीय भाषाएं दूसरी या तीसरी भाषा के रूप में एक ही भाषा वाले समुदाय में और दूसरी भाषा की सामुदायिक स्थितियों में भी मिलती हैं। अन्य क्षेत्रों में हिंदी, उर्दू यह किसी भी भारतीय भाषा को दूसरी और तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए हिंदी दक्षिण राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में एक तीसरी भाषा है। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, सिक्किम राज्य की भाषा की स्थिति बताइए। सिक्किम राज्य का उदाहरण लें जहां शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है और आधिकारिक तौर पर पहली भाषा भी अंग्रेजी है। भाषा की मातृभाषा दूसरी भाषा के रूप में है और हिंदी तीसरी भाषा है। इसे भाषा की कक्षा बहुत अधिक जटिल हो जाती है। किस भाषा में पढ़ाया जाए? अंग्रेजी विद्यालय के बाहर के वातावरण में नहीं है, परंतु विद्यालय में कई बार यह पहली भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसके लिए द्वितीय भाषा के शिक्षण शास्त्र को अपनाया जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक किस प्रकार अपने पाठ की योजना बनाएं, यह सोचने के लिए अध्यापक मजबूर हो जाता है। प्रश्न नंबर 10, श्रवण कार्य के समूह श्रुतलेख समूह क्या है? प्रश्न उत्तर है, बच्चों को 3 या 4 समूह में बांटा गया है। अध्यापक पाठ नादान दोस्त कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत से एक अंश पढ़ते हैं और उसे ध्यान से सुनने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश देते हैं। उसके बाद वह बच्चों को याद करने और बिंदुओं को नोट करने के लिए कहते हैं। जो उन्होंने अब तक पढ़ा है वह उन्हें 5 मिनट याद करने और लिखने की अनुमति देते हैं। एक बार जब बच्चे ऐसा कर लेते हैं तो उन्हें फिर से पाठ सुनने के लिए कहते हैं। बच्चों का लेखन मूल पाठ के करीब हो सकता है। हमने श्रुतलेख डिक्टेशन गतिविधि का एक उदाहरण दिया है। प्रश्न नंबर 11 है, इस मॉड्यूल के आधार पर पढ़ना क्या है? पढ़ना एक संवादात्मक प्रक्रिया है जो पाठ और पाठ के बीच चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ को समझा जाता है। पाठ में अक्षर, शब्द, वाक्य और अनुच्छेद प्रस्तुत किए जाते हैं जो अर्थ को एनकोड करते हैं। पढ़ना केवल रिकॉर्डिंग नहीं है, रिकोडिंग यह अर्थ बनाने का प्रयास है। पाठक इस बात का निर्धारण करने के लिए ज्ञान, कौशल और कार्य नीतियों का उपयोग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पढ़ना एक संवादात्मक और रचनात्मक प्रक्रिया है।
प्रश्न नंबर 12, इस मॉड्यूल के आधार पर लिखना क्या है? लेखन में हमें विचारों को व्यक्त करने और पाठकों तक अपने विचारों को पहुंचाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया जिसमें नियोजन, प्रारूपण, संशोधन, संपादन और पुनर्लेखन शामिल हैं। लिखने का उद्देश्य विचारों की अभिव्यक्ति है। अब हम बताते हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 11 का पासवर्ड। और इस जिस वीडियो को हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझा कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसका पासवर्ड है 11। तो आप 11 डाल करके इसका पासवर्ड खोल सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को खोलने में कोई परेशानी हो तो अपना पर्सनल नंबर दे सकते हैं कमेंट में, तो मैं आपको उसमें संशोधन कर सकता हूं कुछ। प्रश्न नंबर 13, इस मॉड्यूल के आधार पर शब्दावली क्या है? शब्दावली व्यापक शब्दों की संख्या और गहन एक शब्द के कई अर्थ हो सकती हैं। शब्दावली की व्यापकता सीधे पढ़ने की समझ से जुड़ी हुई है। बच्चों को नए शब्दों की परिभाषा देना उनकी समझ में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रश्न नंबर 14 हमारा, इस मॉड्यूल के आधार पर व्याकरण क्या है? उत्तर, कुछ लोगों की यह भी गलत धारणा है कि अगर किसी भी भाषा की कोई लिपि नहीं है तो उसका कोई व्याकरण भी नहीं है। व्याकरण हर भाषा में अंतर्निहित होता है। मातृभाषा में हम व्याकरणिक रूप से सही वाक्यों का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कि जब हम गलती करते हैं तो उन्हें अन्य वक्ताओं द्वारा किसी तनाव के बिना पूरी तरह से ठीक किया जाता है। यह भाषा पर काम करते हुए हम भाषा को भी सही करते हैं। समझ बढ़ाने की कुंजी तथ्यों और नियमों के लिए एक संदर्भ प्रदान करना है। यह व्याकरण नियमों जैसी अमूर्त अवधारणाओं के लिए विशेष रूप से सत्य है। प्रश्न नंबर 15 हमारा, कविता का शिक्षण कैसे किया जा सकता है? इसके लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं? उत्तर, कविता भाषा के परंपरागत उपयोग का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे सिखाने के लिए एक अलग विधि की आवश्यकता होती है। निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, किसी भी अनुभव के बारे में बात करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें जो कविता के विषय से संबंधित हो। चित्र, समाचार पत्र, लेख आदि का उपयोग संकेतों के रूप में करें। 2, कविता को जोर से पढ़ें और जरूरत पड़ने पर कविता के विचारों को संक्षेप में बताएं। 3, दूसरी बार कविता को जोर से पढ़ें। 4, अब बच्चे कविता को सिर्फ सुनेंगे और अपनी किताबों में कविता को देखते हुए उनका अनुसरण करेंगे। 5, कविता से 1 या 2 प्रश्न पूछें। 6, बच्चों को कविता चुपचाप पढ़ने के लिए कहें। ये कविता पढ़ाने का ढंग है। कविता का सराहना करने में बच्चों की मदद करें। प्रश्न नंबर 16 है, मॉड्यूल में भाषा मूल्यांकन क्या है? भाषा मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1, अधिगम प्रतिफल प्राप्त करना। नंबर 2, अधिगम प्रतिफलों और उनके उद्देश्यों को समझकर उन्हें उनसे संबंधित हर चरण से जोड़ना। 3, अधिगम प्रतिफल तक पहुंचने के लिए कार्य नियोजन करना। 4, मूल्यांकन के साधन और तरीके। 5, सतत मूल्यांकन। 6, अधिगम और मूल्यांकन पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न और मूल्यांकन से जुड़ी गतिविधियों का प्रभाव। 7, अधिगम कार्य और मूल्यांकन कार्य के बीच का अंतर और इन दोनों के एकीकरण को समझना। 17 है, भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? उत्तर, इस निम्न उद्देश्य हो सकते हैं। नंबर 1, बच्चों की सुनकर समझने की दक्षता का विकास करना। 2, समझ के साथ पढ़ने की क्षमता का विकास करना। सहज अभिव्यक्ति के विकास करने के लिए। लेखन कौशल में स्पष्ट विकसित करने के लिए। 5, विभिन्न साधनों को नियंत्रित करना। 6, बच्चों में रचनात्मकता विकसित करने के लिए। 7, संवेदनशीलता का विकास करना। प्रश्न नंबर 18 हमारा, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकीता क्या है? उत्तर, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में
स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर से नंबर 21 है हमारा, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है इसका, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। फिर से नंबर 22 है हमारा, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें ब्लैंक। उत्तर है इसका, मौखिककरण साधनों के माध्यम से बच्चों के साथ परिचित कराना है। फिर से नंबर 23, भाषा सीखने के में केंद्रीयता का अर्थ है ब्लैंक, सभी विषय वस्तु सीखना, मूल रूप से भाषा सीखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो के PDF के खोलने में या डाउनलोड होने में परेशानी आ रही हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेट पॉइंट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।